वोटिंग राइट ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक रिचुअल नहीं है, ये लोगों का असली पावर है। इंडिया जैसे देश में जहां हर एक वोट एक आवाज है, वहां ये जरूरी है कि इलेक्शन प्रोसेस पर लोगों का विश्वास बना रहे। और जब कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो कोर्ट्स का काम है कि वो उस विश्वास को रिस्टोर करे। इसी कहानी का एक फ्रेश एग्जाम्पल हमें मिला हरियाणा के एक छोटे से गाँव बुआना लखू में, जहाँ इलेक्शंस की सैंक्टिटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव उठाया और ईवीएम्स को ही सुप्रीम कोर्ट में लाने का ऑर्डर पेश कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। तो क्या हुआ है इस शॉकिंग केस में? एंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंगली इसी के साथ अभी ईवीएम्स की तो नहीं पर ईसीआई की वर्किंग पर एक सवाल उठा हुआ है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार इलेक्शंस, जहां काफी नामी सीनियर एडवोकेट्स सच एज कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी ने ईसीआई पर लॉ के बाहर जाने का इल्जाम लगाया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने। ईसीआई पर उंगलियां उठने के अलावा ईवीएम्स पर भी एक उंगली हमेशा ही उठी है, पर यहाँ उसी ईवीएम ने एक इलेक्शन रिजल्ट को सेव किया है। बुआना लाखो पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का एक ग्राम पंचायत। यहाँ 2 नवंबर 2022 को सरपंच का इलेक्शन हुआ। रिजल्ट आया कि कुलदीप सिंह जीत गए, लेकिन मोहित कुमार जो अपोनेंट कैंडिडेट थे उन्होंने कहा कि रिजल्ट सही नहीं है। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया कहकर कि वोट्स का रिकाउंटिंग होना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 22 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट दिया, बूथ नंबर 69 के वोट्स का रिकाउंट हो। ट्रिब्यूनल ने डिप्टी कमिश्नर कम इलेक्शन ऑफिसर को डायरेक्शन दी कि 7 मई 2025 को रिकाउंट करा, लेकिन बात यहीं रुक गई क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर सेट असाइड कर दिया। अब मोहित कुमार फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 31 जुलाई को जब ये मैटर आया तो बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड एनके सिंह की। कोर्ट ने देखा कि यहाँ सिर्फ एक बूथ का नहीं, पूरे इलेक्शन के इंटीग्रिटी क्वेश्चन मार्क के नीचे आ चुकी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया। उन्होंने ऑर्डर किया कि सिर्फ बूथ 69 नहीं बल्कि सारे बूथ्स का रिकाउंट होगा, और ये रिकाउंट कोई लोकल ऑफिस में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। जी हाँ, कोर्ट ने कहा था कि टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द peculiar facts and circumstances of this case, the deputy commissioner and the district election officer, Panipat, Haryana, is directed to produce all the EVMs before the registrar of this court. The nominated registrar shall recount the votes not only of the disputed booth but all of the booths. The recounting shall be duly videographed. सोचिए एक छोटे से गांव का इलेक्शन लेकिन नेशनल लेवल पर। सुप्रीम कोर्ट की छत के नीचे कैमराज ऑन, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉयर्स सबके सामने। बूथ नंबर 65 से लेकर 70 तक रिकाउंट हुआ। रजिस्ट्रार ने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया, हर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव का साइन लिया गया और जब रिकाउंट हुआ तो पिक्चर ही बदल गई। मोहित कुमार के वोट्स निकले 1051 और कुलदीप सिंह के हुए 1000। सिर्फ एक बूथ का नहीं, पूरा रिजल्ट उलट गया। 6 अगस्त को रिकाउंट कंप्लीट हुआ और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार की रिपोर्ट देकर कहा कि कोई वजह नहीं है इस रिपोर्ट पर डाउट करने की, स्पेशली जब पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफ्ड है और पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन भी किया है। इसलिए कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि मोहित कुमार ही सरपंच बनेंगे। द डिप्टी कमिश्नर कम इलेक्शन ऑफिसर पानीपत is accordingly directed to issue a notification in this regard within 2 days declaring the appellant as the elected sarpanch. The appellant shall be entitled to assume the said office forthwith and perform his duties. कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट चीज क्लैरिफाई की कि अगर पार्टीज के बीच कोई बाकी डिस्प्यूट बचा है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा सकता है, लेकिन रिकाउंटिंग की रिपोर्ट अब फाइनल एंड कंक्लूसिव होगी। ये भी ऑर्डर हुआ कि जो रीसील्ड रिपोर्ट और ईवीएम्स है उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाया जाए। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये केस सिर्फ एक गाँव का छोटा सा पॉलिटिकल टसल है तो आप गलत है। ये केस एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है कि हमारे कोर्ट्स इतने सीरियस है लोगों के वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। वोटिंग सिर्फ एक दिन का काम नहीं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप फेयर होना चाहिए। कैंडिडेट का जीत हो या हार सिर्फ एक नंबर गेम नहीं होता, ये पूरे गांव, शहर, राज्य के ट्रस्ट का सवाल है। अगर लोगों को लगे कि उनका वोट वेस्ट गया या सही काउंट नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप ईवीएम्स को खुद बुलवा कर वीडियोग्राफ्ड रिकाउंट करना एक मैसेज है कि कोर्ट सिर्फ लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं करता बल्कि ग्राउंड लेवल जस्टिस को इंश्योर करता है। और ये कोई आम बात नहीं थी। यूजुअली रिकाउंट्स इलेक्शन ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट के ऑर्डर पर होते हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर सिर्फ एक बूथ का रिकाउंट होता है तो पिक्चर इनकम्प्लीट रह जाती, इसलिए उन्होंने इंटायर इलेक्शन प्रोसेस का रिव्यू किया। सोचिए अगर ये रिकाउंट नहीं होता तो मोहित कुमार शायद कभी सरपंच नहीं बन पाते डिस्पाइट हैविंग मेजॉरिटी वोट्स, और एक गलत रिजल्ट लोगों के मैंडेट के ऊपर बैठ जाता। ये कहानी एक रिमाइंडर है, कोर्ट्स वहाँ होते हैं जहाँ पब्लिक ट्रस्ट का सवाल होता है, और जब इलेक्शंस का सवाल होता है तो वो ट्रस्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाँव के लेवल पर भी सरपंच का रोल क्रूशियल होता है। वो डेवलपमेंट का फेस होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स का एग्जीक्यूशन करते हैं और गाँव के डिस्प्यूट्स का पहला मीडिएटर होते हैं। अगर वो पोजीशन गलत हाथों में चली जाए तो पूरे गांव का फ्यूचर इम्पैक्ट होता है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच एक तरीके से बेंचमार्क सेट करता है कि जब भी कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ मोहित कुमार की विक्ट्री नहीं थी, ये उन 1051 वोट्स की विक्ट्री थी जो शायद गलत टाली के नीचे दब गए होते। हर वोट का वैल्यू है, चाहे वो एक गाँव का हो या पूरे देश का। इस डिसीजन से एक और चीज समझ आती है, ईवीएम्स के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट। कई बार ईवीएम्स पर क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन जब कोर्ट्स अपने डायरेक्ट सुपरविजन में रिकाउंट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी अपने पीक पर होती है। लोग देखते हैं कि मशीन के नंबर्स को क्रॉस चेक किया जा सकता है और गलती सुधारी जा सकती है। लॉयर्स का रोल भी यहाँ क्रूशियल होता है। पिटिशनर के लिए सीनियर एडवोकेट लिज मैथ्यू ने लीड किया और रिस्पोंडेंट के लिए सीनियर एडवोकेट गगन गुप्ता। दोनों तरफ से टीम ऑफ एडवोकेट्स थी जो पूरा केस आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन एंड में जो मैटर था वो था फैक्ट्स और नंबर्स का। जब पूरा रिकाउंट ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ तो आर्ग्यूमेंट से ज्यादा एविडेंस ने बाजी मारी, और इसीलिए ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट बन सकता है। जब कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट में डाउट हो तो रिकाउंट का स्कोप लिमिट नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर जरूरी हो तो पूरे इलेक्शन को रिव्यू किया जा सकता है। ऐसे भी हमने कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट को देखा है ईसीआई को फेवर करते हुए और कहते हुए कि ईवीएम्स पर लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज ईवीएम्स के खिलाफ उंगली उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से अपना भरोसा ईवीएम्स पर दिखाया है। अब इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स की ही तरफ से कई नामी सीनियर एडवोकेट्स भी कोर्ट में ईवीएम्स और ईसीआई के खिलाफ दिखे हैं, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी का भी नाम कई बार आता है। पर बात ऐसी है कि वोटिंग राइट्स पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है जब कोर्ट्स एक्टिव रोल लेते हैं। ये केस प्रूफ है कि जब सिचुएशन डिमांड करे सुप्रीम कोर्ट काम को हाफ हार्टेडली नहीं फुल फोर्स से करता है। डेमोक्रेसी तभी चलती है जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी गई है, और इस केस में 51 वोट्स का डिफरेंस ही डिसाइड कर गया कि कौन गांव का लीडर होगा। अगर ये डिफरेंस गलत काउंट के पीछे छुप जाता तो डेमोक्रेसी अपने बेसिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट बाय द पीपल को फेल कर देती। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक रीअश्योरेंस है, गलती चाहे कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, अगर वोटिंग प्रोसेस में है तो सुधारने के चांसेस हमेशा है, और जब सुधार होता है तो सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं जीतता, डेमोक्रेसी की जीत होती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है ऐसे इलेक्शन मैटर्स के बारे में, और क्या सुप्रीम कोर्ट को और एक्टिव रोल्स निभाने चाहिए ईवीएम्स और ईसीआई के कंडक्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।